नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कमलेश और आपके लिए लेकर आया हूं फिर से एक नई टॉपिक। जी हां, यह टॉपिक है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन भाग 4। जी दोस्तों, यदि आप इससे पहले 3 भागों को नहीं देखे हैं तो आप प्लीज जाकर देख लीजिए। हमारे प्लेलिस्ट में बना हुआ है, यूट्यूब चैनल में जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह छत्तीसगढ़ प्यून एग्जाम से संबंधित हम बहुत सारे वीडियो लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो दोस्तों चलिए अंत तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं अब हम आज का पहला क्वेश्चन से। देखिए, छत्तीसगढ़ के किस मंत्री ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व किया था? बोलने का मतलब ये है, छत्तीसगढ़ से जो सांसद बने हैं उसे केंद्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व मिला है, यानी कि वो मंत्री बने हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सा मंत्री है जो सर्वप्रथम केंद्र में प्रतिनिधित्व किया छत्तीसगढ़ का? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है विद्याचरण शुक्ल। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे से और थोड़ा जानकारी लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि केंद्र में अब तक कुल 9 मंत्री, ठीक है, छत्तीसगढ़ से कुल 9 मंत्री गए हैं, जिसमें सबसे पहले जो है विद्याचरण शुक्ल जी है, उसके बाद पुरुषोत्तम लाल कौशिक जी है, फिर अरविंद नेताम जी है, फिर उसके बाद श्री दिलीप सिंह जुड़े जी है, फिर डॉक्टर रमन सिंह जी है, उसके बाद श्री रमेश बैस जी है, उसके बाद श्री चरणदास महंत, उसके बाद श्री विष्णुदेव साय, और अभी अंतिम में, अभी वर्तमान में जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव से जो सांसद बनी है, कहाँ की तो बात करता हूं मैं, ये जो है सरगुजा सांसद, ठीक है, कहाँ की है तो सरगुजा सांसद, और इनका नाम है रेणुका सिंह। ध्यान रखेंगे दोस्तों, रेणुका सिंह जो है जनजाति राज्य मंत्री है, ठीक है दोस्तों, रेणुका सिंह जो है जनजाति राज्य मंत्री है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कुल 9 मंत्री जो है छत्तीसगढ़ से केंद्र को प्रतिनिधित्व किए हैं। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही पूछता है। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन है जो किसी न किसी रूप में एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए कितनी है? यदि हम एससी कास्ट के लिए हम बात करते हैं लोकसभा सीट, तो आपको पहले सबसे पहले ये बता देता हूँ कि टोटल जो लोकसभा सीट है वो 11 है। अब इसमें यदि हम बात करते हैं तो एससी सीट 1 है, एसटी सीट 4 है, और बाकी जितने भी हैं सब जनरल हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये जो 6 सीट है जनरल सीट है, तो टोटल 5 सीट की यदि हम बात करते हैं तो 5 सीट रिजर्व्ड है, ठीक है दोस्तों। 5 सीट रिजर्व में एक अनुसूचित जाति के लिए है, 4 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो जो 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए है, ये जो है जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा जो लोकसभा क्षेत्र है एससी कास्ट के लिए आरक्षित है, ध्यान रखेंगे। चलिए और आगे देख लेते हैं इसके बारे से। देखिए, टोटल यहाँ पे 11 लोकसभा क्षेत्र के बारे से बताया गया है, पढ़ लीजिएगा। सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, कांकेर, जांजगीर, कोरबा, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर और महासमुंद। और देख लीजिए, ये जो 4 सीट है ये एसटी सीट है, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, कांकेर, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि मैंने बताया आपको, जांजगीर जो है एससी सीट है, और बाकी इधर जो है कोरबा से लेकर महासमुंद तक ये जनरल सीट है। तो इसे याद रख लेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, इस तरह से एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। 2014 में पूछा गया कि रायगढ़ सीट कौन सा सीट है, आरक्षित है कि नहीं है, और उसी तरह महासमुंद को भी 2014 के पीएससी के एग्जाम में पूछा है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, छत्तीसगढ़ की राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो जिस दिन छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, ध्यान रखेंगे, जिस दिन छत्तीसगढ़ का गठन हुआ उस दिन छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है, और इस दिन प्रति वर्ष राज्य अलंकरण भी प्रदान किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। तो इसका जो सही डेट है वो है 1 नवंबर सन 2001। ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1 नवंबर सन 2000 को राज्य स्थापना हुआ है। और आपको बता दो कि छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ 2 और राज्य है जिसका गठन हुआ है, एक उत्तराखंड है और दूसरा जो है झारखंड है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, झारखंड और उत्तराखंड ये दोनों के दोनों छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ गठन हुआ है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ जो 26वां क्रम का राज्य है, और उसके बाद ये जो है 27वां और 28वां क्रम का राज्य है। तो ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश का हिस्सा कब बना? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सन 1956 को। आपको बता दो, सन 1956 में मध्य प्रदेश राज्य, ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम,
मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश का हिस्सा बनाया गया था, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और उसके बाद सन 2000 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से पृथक कर दिया गया, इसे भी याद रख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जन कवि के रूप में जाने जाते हैं, तो देखिए छत्तीसगढ़ में जन कवि के रूप में कोदूराम दलित को माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कोदूराम दलित जी हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार व्यापम के भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान रख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो देखिए सहकारिता आंदोलन के जनक, यदि हम इसका बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में जो सहकारिता आंदोलन के जनक है वो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। और ये कहाँ के निवासी हैं, तो ये जो है राजनांदगांव के निवासी हैं, इसे भी आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको बता दो राजनांदगांव में 3 मजदूर हड़ताल हुआ है, इसे मैंने पिछले वीडियो में भी डील किया है, तो आप पिछले वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मजदूर हड़ताल, ठीक है, जो कि 1920, 1924 और 1937 ये 3 साल यानी कि 3 बार मजदूर हड़ताल हुआ है, जिसके नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल सिंह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाते लाएं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। यह जो वीडियो है वह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए खास तौर पर यह वीडियो को लाया गया है, ताकि आप लोग का एग्जाम और भी अच्छे से जाए और आपके जो परिश्रम का फल है उसमें भी हमारा थोड़ा बहुत सहभागी हो। तो दोस्तों प्लीज बने रहिएगा अंत तक, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो देखिए छत्तीसगढ़ में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किए हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और यदि हम कब हुआ है तो 1909 ईस्वी में हुआ है, और कहाँ हुआ है तो राजनांदगांव में, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कई बार पूछा जाता है स्थान को, कई बार सन को भी पूछ दिया जाता है, तो इसलिए मैंने आपको जो इससे संबंधित है सारा चीज मैंने बता दिया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों यदि आपको उत्तर पहले से पता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा उत्तर होगा। आप ऐसा लिख दीजिएगा कि 7 प्रश्न 7 और उसके बाजू में उसका ऑप्शन डाल दीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ में साहित्य के क्षेत्र में सन 1976 में पद्मश्री किसे दिया गया? तो ध्यान रखेंगे साहित्य के क्षेत्र में सबसे प्रथम या पद्म अलंकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले पद्म अलंकरण में पद्मश्री जो है वो जो है मुकुटधर पांडे जी को मिला है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मुकुटधर पांडे जी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन सी है सही उत्तर है। आपको एक चीज और बता देता हूँ कि पद्म अलंकरण जो है 3 प्रकार का होता है, ठीक, जिसमें सबसे निम्न स्तर में सबसे निचले स्तर की बात करते हैं तो पद्मश्री, उसके बाद आता है उसके ऊपर में पद्म भूषण, पद्म भूषण, और तीसरा जो है पद्म विभूषण। तो ये 3 पद्म अलंकरण याद रख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ के गजानन माधव मुक्ति बोध का मुख्य गृह स्थल कौन सा है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गजानन माधव मुक्ति बोध जी का मुख्य गृह स्थल जो है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनांदगांव। आपको बता दूं मैं कि गजानन माधव मुक्ति बोध जी जो है ये जो है साहित्यकार भी हैं। निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए कंडेल नहर सत्याग्रह सफल रहा, इसे छत्तीसगढ़ का दूसरा बारदोली कहा जाता है। गांधी जी इसमें भाग लिए हुए थे, यह छत्तीसगढ़ का पहला सफल सत्याग्रह है। तो आपको मैं बता देता हूं दोस्तों कि इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर 1, कंडेल नहर सत्याग्रह जो है सफल सत्याग्रह था। आपको बता देता हूं कि 1920 में कंडेल नहर से जल चोरी के इंजाम में अंग्रेजों ने ग्रामीणों के मवेशियों को कैद कर लिया था और उसके बदले में कर यानी कि जुर्माना अंग्रेजों द्वारा मांगा जा रहा था। तो इसी को देखते हुए पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। इस समय गांधी जी को तो नेतृत्व करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन गांधी जी के आने से पहले ही यह जो सत्याग्रह था वो सफल हो चुका था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी और सी नहीं है। और ये छत्तीसगढ़ का पहला सफल सत्याग्रह है, इससे भी पहले सत्याग्रह हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत यदि हम बात करते हैं, यदि हम चारों ऑप्शन की बात करते हैं तो इस आधार पर हम देख रहे हैं दोस्तों, प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत ये जो है मराठा
के संदर्भ में है, ठीक है, मराठा शासन के संदर्भ में है दोस्तों, इस चीज को आप ध्यान में रख लेंगे। और प्रथम जो प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत हुआ था वो 1758 है। आपको बता देता हूँ 1758 में बिम्बा जी ने छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत की था, ठीक है। और यदि हम इसका काल की बात करते हैं तो 1758 ईस्वी से 1787 ईस्वी है, ठीक। और यदि इससे पहले की बात करता हूँ तो आपको पता होगा कि भास्कर पंत, ध्यान रखेंगे, भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासकों को हराया और 1741 में मराठा शासन की नींव स्थापित किया। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी 1758। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के स्थापित होने के प्रमुख कारण था। यदि हम मराठा शासन के स्थापित होने का प्रमुख कारण, मैंने आपको पहले बताया कि भास्कर पंत जो है यहाँ आक्रमण किए थे 1741 में। आपको बता दूं कि भास्कर पंत जो है नागपुर से बंगाल की ओर जा रहा था, वहां के नवाब से कर वसूली के लिए, लेकिन बीच में छत्तीसगढ़ पड़ा और यहाँ भी इन्होंने आक्रमण किया। और उस समय छत्तीसगढ़ का जो शासक था, कलचुरी शासक, इस समय छत्तीसगढ़ के जो कलचुरी शासक थे वो है रघुनाथ सिंह। क्योंकि इस समय ये पुत्र शोक में थे, इसलिए इन्होंने लड़ाई नहीं किया। और यहाँ इनकी जो रानी थी, उन्होंने रघुनाथ सिंह की पत्नी ने आत्मसमर्पण किया, या कुल मिलाकर कहा जाए रघुनाथ सिंह ने भास्कर पंत के समक्ष आत्मसमर्पण किया। ध्यान रखेंगे दोस्तों इस चीज को। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं मराठा शासन के स्थापित होने के प्रमुख कारण में अयोग्य कलचुरी उत्तराधिकारी, तो उस समय कलचुरी उत्तराधिकारी कौन थे? रघुनाथ सिंह। और ध्यान रखेंगे यहाँ पे मोहन सिंह जो है ना, षड्यंत्र रचे थे। यहाँ पे मोहन सिंह षड्यंत्र रचे थे, क्योंकि क्या हुआ था, रघुनाथ सिंह की जगह मोहन सिंह को बनना था छत्तीसगढ़ के राजा, ठीक है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक मोहन सिंह को बनना था। लेकिन इनके शिकार पे जाने के कारण क्या हुआ, रघुनाथ सिंह को उत्तराधिकार घोषित कर दिया गया था। इसी को बदला लेने के लिए और छत्तीसगढ़ में स्वयं का शासन चलाने के लिए इन्होंने नागपुर के मराठा शासक से मिला और वहां पे छत्तीसगढ़ में आक्रमण करने की बात रखी। तो इसी को देखते हुए भास्कर पंत ने यहाँ आक्रमण किया और छत्तीसगढ़ में मराठा शासन की स्थापना किया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ा रियासत निम्न में से कौन सी थी? तो देखिए, सबसे बड़ी रियासत की यदि हम बात करते हैं तो बस्तर है, और सबसे छोटी रियासत की यदि हम बात करते हैं तो वो है शक्ति। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसके बारे से और कुछ। देखिए, ये कुल 14 रियासतें हैं। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने रियासतें थी, तो 14 रियासत थी, ठीक है। ये देखिए बस्तर रियासत, ये पूरा का पूरा बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत आता था, ठीक है। तो बस्तर रियासत, कांकेर रियासत, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, कवर्धा, शक्ति, सारंगढ़, रायगढ़, धरमजयगढ़, जसपुर, सरगुजा, चांग बखार और कोरिया। तो इस तरह से कुल 14 रियासत है, इसे आप ध्यान में रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। तो देखिए, परलकोट विद्रोह सफल हुआ, कौशल धारवाड़ ब्रिज की टहनियों का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया, इस विद्रोह का नेतृत्व गेनसिंह ने किया, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व पैबे ने किया था, ठीक है, कैप्टन पैबे ने किया था। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, असत्य कथन की हम बात करते हैं तो ये जो सही उत्तर हो जाएगा, ये जो है परलकोट विद्रोह जो है सफल नहीं, यह जो है असफल विद्रोह था, ठीक है। और यदि हम इसकी नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं तो नेतृत्वकर्ता जो है गेनसिंह है, ये तो सही है। गेनसिंह को फांसी चढ़ा दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसका नेतृत्वकर्ता जो है कैप्टन पैबे ने किया था, और इस समय धारवाड़ ब्रिज की टहनियों को प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता था। चलिए तो आगे देखते हैं दोस्तों इसके बारे से। तो चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए, यदि हम सही युग्म का चयन करते हैं दोस्तों, तो देखिए क्या हो जाएगा सही उत्तर। यदि हम सोमवंश की बात करते हैं तो देखिए, सोमवंश जो है सिरपुर के हैं, बाणवंश पाली, और छिंदक नागवंश जो है ये हो जाएगा चक्रकोट, और काकती वंश जो है मंदोता। तो इस तरह से जो जोड़ी जो जम रहा है ए का 2, तो ए का 2 है, और इसका 1 और डी का 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, सीजीपीएससी के एग्जाम में इस तरह का मैचिंग इतिहास से संदर्भ में मैच करने को क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इस तरह से आप चीजों को ध्यान रखेंगे कि कौन सा शासक और उसका राजधानी क्या है। कई बार इसमें ये भी पूछा जाता है कि शासक का नाम दे दिया जाएगा और उसमें उसका वंश पूछा जाता है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म कब स्थापित हुआ? छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म जो है 6वीं शताब्दी में हुआ, और बौद्ध धर्म का जो मुख्य केंद्र है यदि छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो ये है सिरपुर। तो चलिए अब आगे देखते हैं,
नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की मांग सर्वप्रथम 1924 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में किसने उठाई थी? आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1900। नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की मांग सर्वप्रथम 1924 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में किसने उठाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वामन राव लाखे। चलिए आगे देखते हैं। सिरपुर में किस वंश के शासक ने बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था? तो देखिए, बौद्ध विहारों को निर्माण कराने वाले सोमवंशी शासक हैं, जो 6वीं शताब्दी में बौद्ध विहारों का निर्माण कराया गया था। और आपको बता दूं कि इसी समय 539 ईस्वी में वैन सांग ने छत्तीसगढ़ की सिरपुर यात्रा की थी। 539 ईस्वी में वैन सांग, जो कि चीनी यात्री था, चीनी इतिहासकार है, छत्तीसगढ़ की सिरपुर की यात्रा की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोमवंशी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ में छिंदक नागवंश का अंतिम शासक कौन था? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हरिश्चंद्र देव। ध्यान रखेंगे दोस्तों, छिंदक नागवंश की यदि हम बात करते हैं तो 1024 से 1123 इसका शासन काल है, इसे आप याद रख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इससे संबंधित यदि आपको कुछ डाउट्स होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने को तैयार हैं। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।